दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है और क्या होगा, क्या हो सकता है, इसको लेकर पूरे दिन अटकलों का बाजार गर्म रहा। रामलला जैसे ही विराजमान हो गए, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद गोदी मीडिया के सामने अब एक ही एजेंडा था कि बिहार में क्या हो रहा है। और वाकई आज यदि गोदी मीडिया नहीं होता तब भी मेन स्ट्रीम मीडिया में बिहार की खबरें होती, और इसलिए होती क्योंकि पटना में आज जो कुछ हुआ उसे अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित आप जरूर कह सकते हैं। और उस अप्रत्याशित होने के पीछे क्या क्या चीजें थी और कैसे जिस दिशा में बिहार की सियासत जा रही है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी उतनी डरी सहमी प्रतीत नहीं होती है जितनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उसकी कल्पना मात्र से बीजेपी डरी सहमी प्रतीत हो रही है। कारण क्या है और क्या हुआ आज पटना में जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिशा में जाने पर मजबूर कर रहा है, आइए जरा इसको डिकोड करते हैं। दरअसल आज पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक थी और उस कैबिनेट की बैठक के पहले एक नोट सामने आया, प्रेस नोट। उस प्रेस नोट में यह कहा गया कि बिहार में आज जो कैबिनेट बैठक होगी उस कैबिनेट बैठक की कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, यानी जो फैसले होंगे उसे लोगों को, पत्रकारों को बताया नहीं जाएगा। अब सभी जानते हैं कि कौन से फैसले नहीं बताए जाते, कौन से फैसले सीधे लोगों को अचानक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसलों की जानकारी होती है। दरअसल वो बहुत बड़े फैसले होते हैं। मसलन नोटबंदी आपको याद होगी, विधानसभा या लोकसभा भंग करने का, अचानक भंग करने का फैसला आपको याद होगा। कुछ इस तरह की चीजें हैं। पूरी बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं, लेकिन कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं। और इस पूरी कवायद में जो आज दिन भर जो पॉलिटिकल ड्रामा आपने देखा, उस ड्रामे में नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में शुमार किए जाने वाले अशोक चौधरी नहीं दिखे। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में दिखने वाले भाजपा के नए नवेले चेहरे, बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता अमित शाह के मंत्रालय में अमित शाह के लेफ्टिनेंट गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नहीं दिखे। आखिर ये दोनों कहां थे, कौन सा खेल हो रहा था। और जो दिख रहे हैं वो इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, तो आखिर हो क्या रहा है। तो दरअसल खेल जो हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। वो खेल दरअसल ये है कि बिहार में नीतीश कुमार को अब लग गया है कि जिस ढंग से गोदी मीडिया परसेप्शन बिल्डअप करने में लगा हुआ है, कुछ यूट्यूबर्स भी आ गए हैं जो परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। और यह परसेप्शन बिल्ड कर किया जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अब गई तब गई, कभी भी नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, कभी भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस तरह की बातें लगातार चलती रही है। यानी किसी न किसी प्रकार से गोदी मीडिया चैनलों को और कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, गोदी यूट्यूबर्स, उन लोगों को यह बात हजम ही नहीं हो रही है कि मौजूदा गठबंधन के तहत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और यह सरकार चल रही है, जो आज की वास्तविकता है। यह बात पिछले 1.5 साल से, जब से यह सरकार बनी है तब से किसी को हजम नहीं हो रही है, बहुतों को हजम नहीं हो रही है। नीतीश कुमार ने अब ये समझ लिया है कि अब चुनाव का वक्त है और परसेप्शन के खेल में लालू यादव का परिवार और राष्ट्रीय जनता दल चुनाव के वक्त के परसेप्शन बिल्डिंग के, माहौल बनाने के खेल को जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। यही तो नीतीश कुमार चाहते हैं और इसी वजह से वो विधानसभा ही भंग करना चाहते हैं, क्योंकि वहां बीजेपी प्लस के पास, यानी एनडीए के पास 82 विधायक है, 82 एमएलए है बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलाकर। 40 कम है बहुमत से। 243 सदस्यों की विधानसभा है, 122 पे बहुमत का आंकड़ा है। और इन सब के बीच बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के पास तकरीबन 2/3 का बहुमत है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दल भी उनके साथ है। 160 या 161 विधायक अभी बिहार में सत्ता के समर्थन में बताए जाते हैं। 243 में 161, अंदाजा लगाइए, 2/3। तो इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को यह लगता है कि क्यों ना लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करा लिया जाए और बिहार को एक चुनावी हिंदुत्व की जो थोड़ी बहुत संभावना दिख रही है, हालांकि बिहार में वो बहुत ज्यादा दिखती नहीं है, उस चुनावी हिंदुत्व की पूरी संभावना को ही खत्म कर दिया जाए। आज यही सुबह में बिहार में कैबिनेट की मीटिंग में पटना में हुआ। कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार ने एक विचार व्यक्त किया। कहा जा रहा है कोई प्रस्ताव रखा या नहीं रखा
उस पर कोई बहुत खुलकर बातें सामने नहीं आई है, लेकिन एक विचार जरूर रखा कि मिड टर्म पोल में चला जाए, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराया जाए। जाहिर सी बात है आज 25 जनवरी है, आज यदि विधानसभा भंग होगी तो 24 जुलाई के पहले नई विधानसभा गठित करनी होगी, यानी चुनाव कराना होगा। और लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है, क्योंकि 17 जून 2019 को लोकसभा गठित हुई थी। तो कमोबेश किसी भी सूरत में लोकसभा के साथ विधानसभा कराना होगा, ये हर हालत में कराना होगा, जो हालात है उनमें कराना ही होगा। और जैसे ही विधानसभा भंग हो जाती या भंग कर दी जाती बिहार की विधानसभा, बिहार की सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट हो जाती। केयरटेकर गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव फैसले को छोड़ करके तमाम मामलों में एक विधानसभा वाली सरकार की तरह ही अधिकार प्राप्त होते हैं। संविधान में कार्यवाहक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग संविधान के विद्यार्थी हमारे दर्शक हैं वो जानते होंगे, सिर्फ जो निर्णय विधानसभा में लिए जा सकते हैं, नीतिगत निर्णय, वो नहीं लिए जा सकते। डीएम कौन होगा, एसपी कौन होगा, प्रशासन कैसे चलेगा, उस पर कोई रोक नहीं होती, वो केयरटेकर गवर्नमेंट करती है। और विधानसभा भंग करने वाली सरकार को आप बर्खास्त भी नहीं कर सकते, राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट अस्तित्व में है, बहुमत में रहते हुए, यूं कहें कि 2/3 बहुमत में रहते हुए विधानसभा भंग की है। लेकिन इस केयरटेकर गवर्नमेंट के बन जाने से, विधानसभा के भंग हो जाने से वो पूरा का पूरा माहौल बिगड़ जाता। यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गोदी मीडिया का जायका बिगड़ जाता कि अब क्या चलाएं खबर, अब कैसे नीतीश कुमार की सरकार के बारे में बताया जाए कि ये सरकार गिरने जा रही है, क्योंकि विधानसभा तो है नहीं। सरकार गिरेगी विधानसभा में, बनेगी विधानसभा में। जब तक नई विधानसभा नहीं आएगी तब तक ये खबर नहीं चला सकते। और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है। स्वाभाविक है जो पार्टी विधानसभा में तीसरे नंबर पर हो वो चाहेगी कि विधानसभा में वो पहले या दूसरे नंबर पर पहुंच जाए, जो पुरानी स्थिति जेडीयू की थी। और तीसरे नंबर पर अपनी ताकत के बूते जेडीयू नहीं है, बल्कि एक तथाकथित चिराग मॉडल के बूते जेडीयू तीसरे नंबर पर है। और उस तथाकथित चिराग मॉडल के बूते जब जेडीयू तीसरे नंबर पर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2 ईवीएम एक साथ बूथ पर लगेंगे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो उस परिस्थिति में ना कोई चिराग मॉडल चलेगा, ना कोई बत्ती मॉडल चलेगा, ना कोई पटाखा मॉडल चलेगा, कोई मॉडल नहीं चलेगा। मॉडल चलेगा तो वही चलेगा जिसके सामाजिक समीकरण मजबूत होंगे। 40 + 243 283 सीटों पर चुनाव होंगे तो जो होगा वही होगा जो समीकरणों के मामले में जिसका पलड़ा भारी होगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी यदि निजी तौर पर कैमरा हटाकर बात की जाती है तो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास 12 से 15% वोट है। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहने में कोई दो राय नहीं है कि वो एक खास समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली और उस पर पकड़ रखने वाली पार्टी है। यादव समुदाय 14-14.25% वोट उनके भी हैं। अब ये दोनों वोटों को मिला दे तो ये 27-28% का आंकड़ा होता है। और फिर जब इस देश के और बिहार की बात ही करें तो बिहार के 82% 82% हिंदू वोटर्स में 27-28% मिनिमम वोट लालू यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त ताकत के पास है, तो सीधा मामला जाकर रुकता है कहां? 18% अल्पसंख्यकों के हाथ में बिहार की सियासत की बाजी आ जाती है। और जब बाजी उत्तर प्रदेश से इतर हटके यदि बिहार को देखें, सामाजिक समीकरणों को देखें, तो बिहार में कोई हिंदू वोट बैंक क्रिएट नहीं हुआ है, कोई चुनावी हिंदू वोट बैंक क्रिएट नहीं हुआ है। और फिर जब बाजी आकर के 45% से ऊपर वोटों पर टिकती है तो समीकरणों का खेल खेलने में लालू यादव और नीतीश कुमार, यूं कहें कि पूरा इंडिया गठबंधन इस मामले में आगे हो जाता है कि जो बीजेपी के कोर वोटर हैं उनके बीच से भी चुन चुन के रणनीतिक तरीके से लोकसभा और विधानसभा के टिकट दिए जाएं। यही संभावना सबसे ज्यादा बीजेपी को अंदर ही अंदर भयाक्रांत कर रही है, डरा रही है कि लोकसभा के साथ चुनाव हो गए विधानसभा के, या नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग कर दी, तो पहली बात तो यह होगी, नंबर 1 कि प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाएगा कि अब तेजस्वी यादव सीएम बने। कल को कोई फिर गिरिराज सिंह आके कहे कि तेजस्वी सीएम बन रहे हैं, विधानसभा ही नहीं है तो सीएम कोई कैसे बनेगा? जो सीएम है वही रहेंगे नई विधानसभा तक, और सरकार गिर रही है वो नहीं कह सकते, तो वो प्रोपेगेंडा ध्वस्त। दूसरी चीज कि बिहार की राजनीति एक बार फिर जब 283 सीटों पर वोटिंग की नौबत आएगी तो उस परिस्थिति में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होगी जहां 2-2 लाख रुपए नीतीश कुमार बिहार के 34% 34% परिवारों को देने का ऐलान कर चुके हैं।
पहली किस्त उसकी दे दी जाएगी। आज यही कोशिश विधानसभा आज कैबिनेट में हुई थी कि आज कम से कम एक रेजोल्यूशन बन जाए, सहमति बन जाए, तो बजट की जगह लेखानुदान लाया जाए। 4 महीने का वोट ऑन अकाउंट, जिसको एंट्रीम बजट कहते हैं, जो केंद्र सरकार लाने जा रही है लोकसभा की वजह से, तो बिहार में भी एक इंटरिम बजट के लिए लेखानुदान लाया जाए और उस लेखानुदान को पारित कराकर बिहार विधानसभा भंग कर दी जाए। आज इसी चीज पर नीतीश कुमार की सरकार कैबिनेट में फोकस करना चाहती थी, लेकिन मतैक्य नहीं बना। लेकिन मतैक्य नहीं बना, सहमति नहीं बनी, इसको एक तिल का ताड़ बना दिया गया। लालू यादव के यहाँ बैठक हो रही है, उनकी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई भी है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। राजद के लोग कह रहे हैं, रोहिणी आचार्य ने भी जो कुछ ट्वीट किया था उसे हटा दिया, डिलीट कर दिया। राजद के लोग भी कह रहे हैं कोई खतरा नहीं है। केसी त्यागी ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन सलामत है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी ने भी कहा है कि वो तो बिहार शरीफ जा रहे हैं गणतंत्र दिवस के झंडोत्तोलन के लिए, रिपब्लिक डे है कल। तो सवाल यह है कि खतरा कैसे आ गया? नीतीश कुमार अपने घर में बैठक कर रहे हैं तो खतरा, राष्ट्रीय जनता दल अपने घर में अपने नेताओं के साथ बैठा है तो खतरा, शिवानंद तिवारी और कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री से मिलने जाए तो खतरा। तो कौन सी ऐसी बात है जिसमें गोदी मीडिया कहे कि खतरा नहीं है? दिल्ली में बीजेपी ने बैठक भी बुला ली, भाजपा के नेताओं की बैठक हुई है, बिहार भाजपा के नेताओं की, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ, प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री रही, बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रही रेणु देवी, तमाम लोग थे। अब उसमें एक खबर यह आई कि उसी फ्लाइट से, जिस फ्लाइट से सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइजर केसी त्यागी भी गए हैं। ये उसी तरह की खबर है कि लालू यादव और गिरिराज सिंह एक ही फ्लाइट से दिल्ली से पटना आए और तेजस्वी यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह ने कहा कि मटन कब खिलाइएगा, और गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव ने मुझसे कहा कि तेजस्वी को जल्दी मुख्यमंत्री बनाना है। यानी दोनों लोग दो अलग अलग बातें कहते नजर आए, और यही बातें कहना, र्यूमर मॉन्गरिंग, विधानसभा भंग होने के बाद नहीं होगी। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि आखिर नित्यानंद राय कहां है, अशोक चौधरी कहां है? अशोक चौधरी के बारे में सूत्रों के हवाले से खबर आई है जो नीतीश कुमार के विश्वस्त हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उनके बारे में एक खबर आ रही है कि अशोक चौधरी लालू यादव के आवास पर उनसे मिलने भी शायद गए हुए थे। नित्यानंद राय के बारे में कोई खबर नहीं है कि आखिर अमित शाह के लेफ्टिनेंट, बिहार भाजपा के चेहरे, पोस्ट सुशील मोदी एरा बिहार भाजपा के सबसे कद्दावर चेहरे, जिन्हें मुख्यमंत्री या संभावित उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कुछ लोग देखते हैं, वो कहां गायब? जरा इन परिस्थितियों पर गौर कीजिए। नित्यानंद राय भी यादव है, तेजस्वी यादव और मोहन यादव की तरह, अखिलेश यादव की तरह वो भी यादव है, और यादव पॉलिटिक्स करने वाला चेहरा अगर बीच से गायब है तो कहां है? सियासत का खेल और प्रोपेगेंडा को न्यूज समझने वाले लोगों के बीच जो कुछ चल रहा है उसे समझ नहीं पाना या जानबूझकर गलत खबरें देना, लोगों को भ्रमित करना, इसी मामले से आपको समझ में आ जाएगा। यदि बिहार में वाकई भारतीय जनता पार्टी सत्ता के प्रति, नीतीश कुमार यदि वाकई भाजपा के साथ जाने के प्रति गंभीर होते, सबसे पहले नित्यानंद राय दिखते। आज मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, सम्राट चौधरी तो दिखे हैं, प्रभारी विनोद तावड़े दिखे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी दिखी हैं, तारकिशोर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री दिखे हैं, अश्विनी चौबे दिखे हैं, नित्यानंद राय क्यों नहीं दिखे हैं? दरअसल नित्यानंद राय मौजूदा दौर में नेपथ्य में है। नेपथ्य में इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिली चाहत जरूर है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए और पूरे बिहार को उत्तर प्रदेश की तरह मुस्लिम यादव वर्सेस ऑल की सियासत में धकेल दिया जाए। ये होना नहीं है। और जो होने वाला है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच रही है। स्वाभाविक है 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है, महात्मा गांधी की उसी दिन जीवन लीला समाप्त हुई थी। आप सभी जानते हैं किन परिस्थितियों में किन लोगों ने की थी। गांधी जी के उस पुण्यतिथि पर, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बिहार का मुख्यमंत्री पटना छोड़ करके गांधी की प्रतिमा के औपचारिक कार्यक्रमों को छोड़ करके भला भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चले जाते, लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। तो नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, लेकिन
बिहार में विधानसभा किस दिन भंग होगी, इस बारे में जो अंतिम खबर आ रही है वो यही है कि सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट आएगा। 3 या 4 महीनों का वोट ऑन अकाउंट, जिसे अंतरिम बजट कहते हैं। 5 या 6 फरवरी से बजट सत्र है। अब बताया जा रहा है 29 फरवरी तक है। यदि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच विधानसभा भंग करने पर सहमति बन गई, जो अब बताया जा रहा है कि बनती जा रही है, तो सीधी बात है कि विधानसभा भंग करने पर जब सहमति बन जाएगी तो बजट सत्र पूरा नहीं, 2 या 3 दिन का केवल वोट ऑन अकाउंट होगा, लेखानुदान पास करा के। और चूंकि लेखानुदान मनी बिल होता है, मनी बिल यानी मनी बिल पर यदि सरकार गिर जाए तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होता है, सरकार को इस्तीफा देना होता है। तो मनी बिल पास हो जाएगा और मनी बिल पास होने के साथ बिहार की विधानसभा को भंग करने की सिफारिश उसी शाम या अगले दिन बिहार से कर दी जाएगी। ऐसी संभावना अब बलवती होती जा रही है। ये अंदर की बात है जिसको गोदी मीडिया टेक्निकलिटी के साथ बताना नहीं चाहता। कारण यह है कि आजकल आप गोदी मीडिया में जो चेहरे देखते हैं, कितने लोगों को संविधान पता है, कितने लोगों को यह पता है कि मनी बिल क्या होता है, कितने लोगों को यह पता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कितने लोगों को यह पता है कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, और कितने लोगों को यह पता है कि 31 मार्च के बाद जब चुनाव होगा और नीतीश कुमार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव चाहते हैं तो 3-4 महीने तक, जब तक चुनाव हो, नई विधानसभा आकर बजट पेश करे, तब तक के खर्चे के लिए बिहार सरकार को केंद्र की तरह ही वोट ऑन अकाउंट विधानसभा में पास कराना होगा। अंतरिम बजट जिसे कहते हैं। इस टेक्निकलिटी को नहीं जानने वाले लोग और दिन भर गोदी मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग कि नीतीश कुमार उस गठबंधन से उस गठबंधन चले गए, अब चले गए, तब चले गए, ये दरअसल एक परसेप्शन खराब करने का खेल है। मैं भी नहीं जानता कि नीतीश कुमार क्या वाकई ये सोच रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाएंगे। फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने बड़ी शिद्दत से बनाया, सबको जुटाया, अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक, सीताराम येचुरी से लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक, अखिलेश यादव से जयंत चौधरी और एमके स्टालिन तक, सबको जिन नीतीश कुमार ने जमा किया, वो गठबंधन तोड़ने के लिए आगे चले जाएंगे। ये बात आमतौर पर किसी को पचती नहीं है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल जो अंतिम सत्य है, जो अंतिम बात निकलकर सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम की, वो यही है कि नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि बिहार में जो रोज रोज की ये र्यूमर मॉन्गरिंग है, रोज रोज की अब गिरी सरकार, तब गिरी सरकार, रामलला की कृपा से 4 दिनों तक नहीं हुई थी क्योंकि अयोध्या में कुछ और चल रहा था, उसको एक झटके में खत्म करके और नंबर 3 की पोजीशन जो बिहार विधानसभा में है, उस नंबर 3 की पोजीशन पर बीजेपी को पहुंचा के, ताकि न तो लालू परिवार को ईडी तंग कर सके, क्योंकि तंग करने का कोई प्रासंगिकता ही नहीं बचेगा, कोई प्रासंगिकता नहीं बचेगी कि किस पर्पस से तंग किया जाए, और न ही बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर देखे। इसके लिए विधानसभा भंग कर जल्द से जल्द चुनाव कराना जनता दल यूनाइटेड की रणनीति का हिस्सा है। मगर यक्ष प्रश्न यही है कि ये इतना बड़ा सवाल राजद की रणनीति का अंतिम हिस्सा कब बनेगा, कितने दिनों में बन जाएगा, ये सहमति बन जाएगी। संभवतः आज की बैठक जो लालू परिवार में हो रही है, राबड़ी आवास पर हो रही है, शायद वही हो जाए। लेकिन देखते हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा। फिलहाल तो एक ही बात निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी सिर्फ सहमी हुई है, जबकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री, कार्यवाहक सीएम नीतीश कुमार से बीजेपी अंदर से भयाक्रांत दिखती है, राजनीतिक तौर पर भयाक्रांत। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।